मांग कर रहे थे। और ये सवाल सिर्फ जेएनयू का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की शिक्षा का है, ये सवाल देश के पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का है, ये सवाल पूरे देश के यूनिवर्सिटी के। आदाब, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेमो टॉक ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जिलानी। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर जन राजनीति तक अपनी मजबूत और बेबाक पहचान बनाई है। इनका नाम है धनंजय कुमार। आप सभी जानते होंगे, ये जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं 2023-24 और अभी फिलहाल सीपीआई एमएल के तरफ से महागठबंधन के तरफ से भोरे विधानसभा बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में उम्मीदवार भी थे। नतीजा इनके पक्ष में नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं ना, शाहरुख खान की मूवी बाजीगर फिल्म में जो डायलॉग है, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो असल मायने में जो हार कर भी अगर दलितों की, माइनॉरिटीज़ की, आदिवासी की, सबकी बात करता है, सबकी सुरक्षा और समानता की बात जो इंसान करता है, सड़क से लेकर गलियारे तक सबकी आवाज़ गुंजाता है, वही असली मायने में विजेता है। तो आइए बिना देर किए इनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जिलानी, और शुक्रिया आपके चैनल का। थैंक यू सो मच। आपसे सबसे पहले आपके स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे कि आप गया के एक छोटे से गांव गुरारू बाजार आपका घर है, वहाँ से आप यहाँ तक जेएनयू तक पहुँचे, जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष रहे। तो मतलब कैसे आपका जो स्टार्टिंग जर्नी था, कैसे यहाँ तक आया और आप आइसा के तरफ ही क्यों मुड़े, आइसा क्यों ज्वाइन किया और फिर आइसा से यहाँ से निकल के फिर आप बाहर जाके भी उसके पेरेंटल पार्टी सीपीआई एमएल ज्वाइन किए। मतलब कोई और पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं जैसे कि समाजवादी के नाम पे हैं या अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप आइसा ज्वाइन किए, फिर आइसा से सीपीआई एमएल ही क्यों? तो सबसे पहले तो मेरे पिताजी एक पुलिस विभाग में थे और वो रिटायर हुए बहुत पहले, आज से 2012 में रिटायर हुए। लेकिन उन्होंने शिक्षा के प्रति कि घर में जितने भी उनके बच्चे हैं वो शिक्षित हो जाए, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। और वो कह लीजिए कि वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि पहले तो मेरी शुरुआती पढ़ाई रांची में होती है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। अच्छा। फिर उसके बाद दिल्ली का सफ़र होता है। दिल्ली में डीयू में, अरविंदो कॉलेज में मेरी बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में होता है। उसी दौरान जब मैं आता ही हूँ डीयू में, तो कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग पार्टियों के मौजूद रहते हैं। गेट पे सबसे मुलाकात होती है, सब अपनी अपनी तरह से अपना अपना एजेंडा, अपनी अपनी बात कह रहे होते हैं। लेकिन उसी दौरान देखते हैं कि कुछ लोग हैं कि जो स्टूडेंट का जो प्रमुख सवाल था कि चाहे वो दिल्ली में बसेस चलती हैं, लाल बस और हरी बस नॉन एसी होती है और लाल बस एसी वाली होती है। हम लोग जब बस स्टैंड पे खड़े रहते थे तो कई सारी लाल बस आके चली जाती थी और हरी बस बहुत देर से आती थी। और सरकार का था कि स्टूडेंट्स के लिए जो पास बनेगा वो सिर्फ हरी बस के लिए बन सकता है। तो वहाँ से उन्होंने उनकी एक लड़ाई, मैंने देखा कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में मैं शामिल हूँ। फिर मैंने देखा कि 4 साल का FYUP जो आया था, 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम, उसके खिलाफ भी एक संगठन है कि जो मैदान में लड़ रहा है, क्योंकि वो छात्रों के लिए एकेडमिक कह लीजिए कि इस तरह का फाइनेंशियल बर्डन बन गया था FYUP कि कई सारे छात्र उसको छोड़ने लगे थे। और ये दोनों लड़ाई मैंने जिसको करते हुए देखा, उस संगठन का नाम था AISA, आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और मुझे लगा कि जो हमारी बात बहुत सीधे सीधे कह रहा है, जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, और एक छात्र होने के नाते कैंपस में कह लीजिए कि एक वो संगठन सबसे प्रमुखता से मुझे दिखाई दिया, तो मैं उसमें शामिल हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे कई सारे सवालों से जूझते हुए, समाज का सवाल है, चाहे और अन्य सवाल है, जाति का सवाल है, इन सारे सवालों से जूझते हुए, लड़ते हुए, सवाल जवाब होते हुए, फिर यहाँ तक एक नतीजे पर मैं पहुँचा कि ये संगठन, जिसकी पेरेंटल पार्टी कह लीजिए भाकपा माले है, उसने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए बिहार में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। कई लोग शहीद हुए हमारे यहाँ से, और उसका हिस्सा, उस लड़ाई का हिस्सा हमारे आसपास के गांव भी रहे जिनके लिए उन्होंने लड़ा, जिन दलितों के लिए, महादलितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मुझे लगा उस वक्त कि ये पार्टी हमारे लिए मतलब एक जिम्मेदारी वाली पार्टी है और मुझे एक जिम्मेदारी के तौर पर उसमें शामिल होना चाहिए।
उसी अंतराल में आगे बढ़ते हुए अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स हुआ मेरा, जिसमें मैं अपने डिपार्टमेंट में काउंसलर पहली बार में चुनाव लड़ा। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, और मैं काउंसलर का चुनाव लड़ा, और मैं कह लीजिए कि एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी ठीक ठाक बेहतर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ परफॉर्मेंस स्टडीज़ में पढ़ रहा था, क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था डीयू में। थिएटर करने के साथ साथ पॉलिटिक्स भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। एक्सप्लोर करने का जो एक चाहत होती है एक छात्र की, वो मेरे में भरपूर थी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में काउंसलर जीता हूँ, वहाँ पर मतलब एक छोटे स्कूल का काउंसिल होता है। कहने का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट में एक काउंसलर चुना जाता है। तो हमारे यहाँ परफॉर्मेंस स्टडीज से स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम होती है, 14 स्टूडेंट होते हैं, 14 फर्स्ट ईयर में, 14 सेकंड ईयर में, इस तरह की संख्या। तो उसमें जो मेरे अपोनेंट थे उनको मिलता है 1 वोट, और जितने सारे वोट होते हैं वो सब मुझे मिलते हैं। वो आयशा की तरफ से मैं वहाँ पे लड़ता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ चुनाव जीता हूँ, वहाँ भी मैं संघर्ष कर रहा होता हूँ, चाहे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के हर सवाल पर, फीस के सवाल पर, इन सारे सवालों पर वहाँ संघर्ष चलता है। उसके बाद एमफिल करने के लिए मैं जेएनयू आता हूँ आयशा के साथ, आयशा मेरे साथ रहता है। एमफिल पीएचडी में एडमिशन फिर लेता हूँ। एमफिल के बाद, एमफिल जमा करने के बाद फिर यहाँ एक कार्यकर्ता के बतौर मैं काम कर रहा होता हूँ, और उसी दौरान प्रेसिडेंट इलेक्शन भी खड़ा होता हूँ, प्रेसिडेंट भी बनता हूँ मैं यहाँ पे। और जो भी स्टूडेंट के सवाल रहते हैं, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने महसूस किए हैं, कहने का मतलब है, क्योंकि मैं भी उसी कॉमन कह लीजिए कि उसी मार्जिनलाइज सेक्शन से आया हूँ, तो मुझे लगता है जो महसूस किया है उसके लिए लड़ना मेरे लिए एक ज़रूरत थी और एक जिम्मेदारी थी। तो इस लड़ाई को लड़ते हुए बिहार भी गया, वहाँ भी जनता के नज़दीक, सबसे नज़दीक पहुँच के खड़ा हुआ, और वहाँ चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बहुत सारे जेएनयू में काम किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी है में, लेकिन कुछ आपके वादे जैसे कि अधूरे रह गए का, जैसे कि एक लड़की ने, मैंने बताया कि आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक उस समय गर्ल्स स्टूडेंट थी, वो आरएसएस से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने आपको वोट किया था। उनका ये पर्सनल सवाल था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं बिहार मुद्दे पे बात कर रहा था, बिहार चुनाव पे, पोस्ट इलेक्शन कि आपने वो नारा दिया था अपने इलेक्शन के दौरान, 1000 में दम नहीं और 5000 से कम नहीं, बिल्कुल, और लेकिन वो आज भी 2000 है। तो आप जानिए कि मैं यूनियन में आते ही आप इस मसले के लिए, इस मुद्दे के लिए, जो हमारा भी मुद्दा है, हमारे कई कह लीजिए कई लोग हमारे बिहार से छात्र, गरीब घर से छात्र जेएनयू में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जेएनयू सबसे सस्ता और सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई होती है यहाँ पे। लेकिन आप जानिए कि जब से सरकार आई, उसका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जेएनयू के खिलाफ हुआ। जेएनयू को कई तरह से मलिन करने की कोशिश की गई, मलाइन करने की कोशिश की गई, जेएनयू पे कई तरह के आरोप लगाए गए, फंड्स को कम किया जा रहा था लगातार। और जब मैं प्रेसिडेंट बना तो उस दौरान में 16 दिन की भूख हड़ताल पर इस सवाल के कई सारे महत्वपूर्ण सवाल थे। एक हॉस्टल बन के तैयार था जो नहीं खुल रहा था, छात्रों को बाहर कमरे लेके रहने पड़ रहे थे, नहीं मिल रहा था कमरा। लेकिन उसी लड़ाई का एक कह लीजिए कि अंजाम हुआ कि हॉस्टल खुला। एक लड़ाई छिड़ी जो 2014 की लड़ाई थी, वो 2000 मेरे यूनियन में वो खुला। उसके साथ प्रशासन ने कभी माना ही नहीं कि एमसीएम बढ़ना चाहिए, उनके जहन में ही नहीं था। नहीं, उन्होंने यूजीसी को लेटर तो लिखा था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट 2011 में बढ़ा था, और प्रशासन इस बात के लिए एडमिट ही नहीं करती थी कि बढ़ाना भी चाहिए। वो तो इस बात के लिए थी कि इसको घटाना है, फंड्स नहीं है, कम करना है। लेकिन इस लड़ाई का एक अंजाम ये हुआ कि प्रशासन को मानना पड़ा कि नहीं, स्टूडेंट की ज़रूरत है ये। उसने रिकॉग्नाइज किया इस इशू को, और उसने यूजीसी को हमारे भूख हड़ताल के दौरान लेटर लिखा। भूख हड़ताल के दौरान मैं 13वें दिन भूख हड़ताल के, जब हड्डियों में कोई जान नहीं थी, उस दौरान मैं पैदल यहाँ से यूजीसी गया इसी सवाल को लेकर कि हमारे लोगों को, यहाँ प्रशासन के तमाम आरएसएस के लोग जो गरीबों की शिक्षा के खिलाफ है, वो बैठे हुए हैं अंदर। और सिर्फ यहाँ नहीं, यूजीसी में भी वही लोग बैठे हुए हैं। तो किसी भी तरह से नहीं चाह रहे थे कि एक सरकारी फंडेड यूनिवर्सिटी के छात्रों को और मदद मिले ताकि वो बेहतर पढ़ाई कर सके। मतलब बेसिक मांग थी हमारी। उनका यही मानना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोग जाएं। वो समझते हैं कि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, हर चीज़, जिसके पास जितना पैसा हो उस तरह की पढ़ाई खरीदे। एमईटी में वो लाख रुपया 2 लाख रुपया में पढ़ाई करे, जेएनयू में क्यों वो कर रहा है 160 रुपया पढ़ाई? यानी यही यूनियन
है जेएनयू में जिंदा इस तरह का लेफ्ट आइडियोलॉजी का यूनियन, लेफ्ट का यूनियन, कि आज हिंदुस्तान के बेस्ट यूनिवर्सिटी में सबसे कम पैसा में हम आज पढ़ाई कर रहे हैं। प्रशासन की बिल्कुल मंशा नहीं है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, देश की मौजूदा सरकार की नहीं चाहती है कि इतने कम पैसा में पढ़ाई करें। और तो कहिए कि यहाँ तक हम लड़ाई लड़ते हुए, उस लड़ाई को खींचते हुए, और वो नारा सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, वो नारा महसूस करने वाला नारा था कि हमारे पास नहीं है पैसे मेस में देने के लिए, हमारी दिक्कत है। तभी तो जिन्होंने महसूस किया वो आरएसएस से होते हुए भी, एफिलिएशन होते हुए भी उनका, और आपको वोट दिए वो। और उस लड़ाई को कह लीजिए कि उस लड़ाई में हमने रिकॉग्नाइज करवाया इस चीज़ को, उस लड़ाई को आज भी वो नारा है कि जब तक ये होगा नहीं तब तक ये नारा रहेगा। और कह लीजिए कि सही बात है, यूनियन के पास वो तो ताकत है नहीं कि सिग्नेचर करे और हम बढ़ा सकते हैं, हम तो लड़के ही। ये पूरा यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे संघर्ष वाला है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ आप प्रशासन देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे यूनियन में, मेरे आने वाले यूनियन में भी वही 16 दिन का फिर से भूख हड़ताल होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि बिना खाए हो रहे। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन हमारी एक लड़ाई इस तरह की रही कि नहीं, हमने बोला कि ठीक है, अपने छात्रों के लिए जिस पद पे उन्होंने बैठाया उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और कह लीजिए कि लड़ाई चल रही है और मुझे लगता है कि इसमें जीत छात्रों की जरूर होगी। जेएनयू से आपको बिहार इलेक्शन के लिए बुलाया गया। आप पहले 12 छठी में काम कर रहे थे, वहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे थे, बट वाई भोरे एट द लास्ट मोमेंट? एक्चुअली गया मेरा गृह जिला है जी। और मैं गया से मतलब वाकिफ हूँ उसके डेमोग्राफी से और इन सारी चीज़ों से, तो मैं वहीं पे काम कर रहा था। और सवाल ये है कि मैं जहाँ राजनीति करके निकला हूँ जेएनयू में, वहाँ बिहार के तमाम छात्र पढ़ते हैं, हर जिले से कह लीजिए कि लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और पूरे बिहार की जो समस्या है ना, उससे हम लोग वाकिफ हैं, क्योंकि यहाँ के छात्र हम लोग साथ हैं सब। अगर एसएससी में, बीपीएससी में पेपर लीक होता है तो पुलिस की लाठी थोड़ी देख रही है कि कौन गया का है, कौन गोपालगंज का है, कौन सिवान का है, तो नहीं देख रही है। मार उसी तरह से रही है छात्रों को। छात्र रोजगार मांगने जाते हैं तो उसी तरह की स्थिति है। माइग्रेट जो मजदूर कर रहे हैं उसी ट्रेन में, आप जानिए कि जैसे जैसे ट्रेन बढ़ते जा रहा है, हर जिले से लोग बैठ के गुजरात और दिल्ली और जा रहे हैं। तो पूरे बिहार की समस्या एक जैसी है। बिल्कुल। तो जब गया में मैं काम कर रहा था, गया के एक तरह से भाषा से मैं परिचित हूँ, मगही भाषा हम लोग बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे कैंडिडेट जो भोरे में थे उनको कह लीजिए नॉमिनेशन, जितेंद्र पासवान को, कॉमरेड जितेंद्र को नॉमिनेशन के दिन उनको जेल भेज दिया गया। क्यों उनको अरेस्ट किया गया? वो किसी पुराने केस में वो किया गया और वो फर्जी केस है। ओके। हाँ, वो भी एक फर्जी केस में उनको अरेस्ट किया गया, जबकि जितेंद्र पासवान कई दिनों से कैंपेन कर रहे थे, लाइव आ रहे थे, लोगों की, जनता के दुख सुख में शामिल हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नॉमिनेशन के दिन उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक चाल थी कि आप, सरकार यही सोच रही है अभी कि भाई चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो ओपोनेंट को ही खत्म कर दो। यही है। आप जानिए कई सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक सबको गिरफ्तार कर रही है सरकार, क्योंकि इसी तरह से वो देखती है ओपोनेंट को, ऑपोजिशन को। तो गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पार्टी का ये निर्णय हुआ कि ये जो मामला है कि एक शिक्षा मंत्री जो पूरी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहा है और उसी के साथ साथ आप जानिए कि जो कॉमरेड हमारे खड़े हो रहे हैं उनको गिरफ्तार करवा रहा है, तो इसके लिए व्यापक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और संगठन की तरफ से एक कार्यकर्ता के बतौर मुझे चुना गया कि हाँ आप जाइए, साथ दीजिए उनका। और बतौर कार्यकर्ता ही मैं वहाँ पे चुनाव लड़ा और जनता का साथ, मतलब हमें 85-86 हज़ार जो वोट आए, जनता के साथ के बदौलत आए। वहाँ पे एक और नैरेटिव में आप ड्यूरिंग इलेक्शन मैंने देखा था कि वो था कि आप जैसे मगही भाषा बोलते हैं और वहाँ गोपालगंज जिले में जो भोरे असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ भोजपुरी बोला जाता है। तो वहाँ पे एक हो सकता है आपके अपोजिशन के ही लोग होंगे वो नैरेटिव जो बना रहे थे कि आप आउटसाइडर थे, ठीक है, तो क्या वो इफेक्ट किया? बिल्कुल नहीं, वो इफेक्ट किया, बिल्कुल नहीं। मैं पूरे बिहार के सवाल के साथ वहाँ पे मौजूद था और भोरे की जनता इस तरह से खुश थी इस सवाल पर, इस चीज़ पर कि भाई मतलब बिहार के सवाल को रखा जा रहा है और भोरे लेंस बन रहा है, भोरे एक पॉइंट बन रहा है कि जहाँ से पूरे बिहार के सवाल को टैकल किया जा रहा है। सामने एक शिक्षा मंत्री हैं वहाँ पे जो लड़ रहे हैं। खास बात जानिए कि ये सवाल इसलिए भी नहीं बनता है कि जो अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रही थी, उनका जो कैंडिडेट था, जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, वो खुद पटना से थे। अच्छा। उनका एड्रेस जो आया वो पटना का था। तो ये सवाल ही खत्म उनकी तरफ से हो गया। लेकिन जनता के प्रति उत्साह
मेरे मेरे प्रति। नहीं, लेकिन आज के समय क्योंकि में कोई नियम, देखिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि बिहार का कोई भी निवासी हो सकता होगा जिसकी एक खास उम्र होगी, जी। वो चुनाव लड़ सकता है और उसका इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं उस नियम के तहत चुनाव लड़ा हूँ वहाँ पे। बिल्कुल। पिछली बार 2020 जो इलेक्शन था, उस समय जब कॉमरेड जितेंद्र जब चुनाव लड़े थे, वो मात्र 400 वोटों से हारे थे, मार्जिन जो था। आप जब अभी 2025 में लड़े, तो वो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 16,163 हो गया है। सही बात है, सही बात है। मार्जिन बढ़ा है, उसके साथ साथ पिछली बार 73,000 वोट आए थे, इस बार 85,000 जी, वोट आए हैं, 85,306 वोट है इस बार। 306 वोट आए हैं। वोट शेयरिंग तो बढ़ा है, लेकिन वोट शेयरिंग मार्जिन बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके कई कारण हुए। आप ये जो नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, कोई किसी मन को बहलाने के नारे नहीं थे, ये हकीकत के नारे थे। क्योंकि जिस तरह से वोट चोरी हुआ है और उसके साथ साथ जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन था, SIR जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो जिस तरह से वोट को काटा है और कह लीजिए कि एक फ्रेश लिस्ट बनाने का जो कवायद किया है, और दूसरी तरह से आप जानिए कि महिलाओं के खाते में चुनाव के समय, आदर्श आचार संहिता के समय 10,000 रुपये भेजे गए हैं। तो ये बतौर, मान लीजिए कि चुनाव में हम लोग सुनते थे कि चुनाव की एक रात पहले किस तरह से दारू और मुर्गा खिला के वोट लिया जाता है, ये 10,000 रुपये वही थे जो सरकार ने सीधे अकाउंट में भेजा। उसी के साथ आप देखिए कि जिस तरह का सत्ता का उपयोग नहीं, उसको दुरुपयोग कहते हैं, किया गया है पूरे चुनाव में। ये सारी चीजें इसमें हमें दिखाई दी इस चुनाव में, और जनता आज भी वहाँ है, बदलाव चाह रही है। नई सरकार में कह लीजिए कि जनता के प्रति, नई सरकार के प्रति जनता में कोई समर्थन नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे घूमें तो जनता का बिल्कुल समर्थन इस सरकार को नहीं है। ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है और हम बोलने के लिए एकदम तैयार हैं। मुझे कोई मतलब इसमें गुरेज नहीं है। एक निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। आपने जिक्र किया 10,000 रुपया जो खाते में गया है महिलाओं के, हाँ, डायरेक्ट खाते में गया है। तो क्या लगता है आपको कि इस वजह से महिलाएं ज्यादा वोट की हैं नीतीश कुमार को? क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें देखा कि बिहार सॉ टर्न आउट ऑफ अबाउट 66.9%। बिल्कुल, मैं आपको नहीं, देखिए होता क्या है ना कि विद वुमेन वोटिंग एट हायर रेट देन मैन। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10,000 महिलाओं के गए, लेकिन महिलाओं के पास अपनी चेतना है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि जितनी ऑफिशियल्स थे या फिर जो जीविका समूह है और फिर अलग अलग ग्रुप है, उसमें डराया गया महिलाओं को खासकर कि अगर आप वोट नहीं करेंगी तो आपको 2 लाख रुपया जो और नीतीश सरकार देने वाली है वो नहीं देगी। ओके। और इस तरह का डर का माहौल बनाया गया महिलाओं के बीच में, और महिलाओं ने, अब मुझे मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि मैं इस आधार पे बोलूँ कि कितनी महिलाओं ने दिया है, हमें भी वोट दिया है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की गलती, सरकार की दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ पे दिखाई दिया है। जो खाते में पैसा भेजा गया, 6 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख तक लोगों के खाते में पैसे जा रहे थे। संहिता के दौरान तो फिर आचार संहिता का पूरी तरह से आचार संहिता को धत्ता बताया गया है सरकार के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक जो अननेचुरल जो रिजल्ट ये है, इसके कारक बने हैं, फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। What are your immediate plans now after the elections? मैं बिहार में ही काम करूंगा। बिहार में? हाँ, ओके। मैं बिहार में ही। तो बिहार में अभी क्या भोरे में आप वहाँ काम करेंगे या फिर नहीं, पूरे बिहार में, पूरे बिहार की समस्या के साथ हम लोग JNU में खड़ा रहते हैं, और यहाँ पे बिहार के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। तो हम तो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, हम लोग वाकिफ़ हैं हर चीज़ से। तो मुझे लगता है एक जिम्मेदारी के तौर पे मैं अपने इलाके में, वहाँ पर बिहार में, उसके साथ साथ प्रमुखता से जो पॉलिटिक्स है उसमें हम प्रमुखता से ही रहेंगे। कि ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के, मतलब डायरेक्ट नहीं, पॉलिटिक्स, छुप छुपा के क्या है, पॉलिटिक्स करना है तो सबके सामने करना है, मतलब डायरेक्ट पॉलिटिक्स में। ठीक है। लेकिन अभी जैसे कहा जा रहा है कि अभी कॉमरेड जितेंद्र आ गए हैं, तो फिर आपको अब वहाँ से 12 चट्टी भेज दिया गया है, गया भेज दिया गया है। ये इस तरह का कोई वो नहीं है मामला कि कॉमरेड जितेंद्र और हम दोनों कॉमरेड हैं। नहीं, हम लोग दोनों साथ में लड़ने वाले लोग हैं। वहाँ भी चुनाव हम साथ मिलकर लड़े हैं, वो हम लोग दोनों ही इस चुनाव को साथ में मिलकर लड़े हैं, और सिर्फ हम लोग दोनों ही, पूरे की जनता मिलकर साथ लड़ी है। मुझे लगता है कि ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि कॉमरेड जितेंद्र आए, और मुझे लगता है इस लड़ाई को और व्यापक बनाना है हमें। क्योंकि आप जानिए कि आज के वक्त में कॉमरेड जितेंद्र हैं, जो पार्टी के एक नेता है, उनको चुनाव के ऐन वक्त पे गिरफ्तार किया गया,
ऐसे कई आवाजें हैं कि जो चाहती है बोलना, जो खड़ा रहना चाहती है गरीबों के हक के लिए, जो खड़ा रहना चाहती है दलितों के हक के लिए, वो चाहती है कि ये जो कहा गया है कि चुनाव सबके लिए बराबर है, उस सब बराबर मान के चुनाव में खड़ा होने के लिए आती है, तो सत्ता है जो उसको दबा देती है, उसको जेल में बंद कर देती है। सवाल उन सभी आवाजों का है कि उनको नहीं हमें दबने देना है। इसके लिए लड़ाई को व्यापक बनाने के लिए एक बड़ी लामबंदी की जरूरत है, जिसमें हम कॉमरेड जितेंद्र और ऐसे तमाम नेता एक साथ खड़े होकर पूरे बिहार में लड़ने जा रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान मैंने देखा जब आप कैंपेन कर रहे थे उस समय काफी चर्चाएं हो रही थी आपके सरनेम को लेकर के, कि कोई बोल रहा है कि आप धनंजय पासवान की जगह पे आए धनंजय पासवान, धनंजय कुमार, धनंजय, जिस नाम से यहाँ की जनता हमको पुकारती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब कई धारणाएं। नहीं, मैं सरनेम नहीं लगाता हूँ। सरनेम नहीं लगाता? मैं अपने नाम के पीछे मेरा कोई सरनेम नहीं है। तो अब वही है कि परिवार का सरनेम है, तो लोगों समाज एक ऐसा है, जातीय समाज तो है, जाति है कि जाति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोगों ने ढूंढना शुरू किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मेरी बयानी है कि मैं किसी तरह का सरनेम अपने नाम के पीछे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप कोई भी कागज मेरा देख सकते हैं, स्वतंत्रता है। हाँ, कोई भी कागज देख सकते हैं मेरा। बिल्कुल। ये चुनाव आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्योंकि आप जिस सीट से लड़ रहे थे चुनाव, आपके जो ओपोनेंट थे वो सुनील कुमार जी, वो करंट में एजुकेशन मिनिस्टर थे बिहार स्टेट के। तो आपके लिए कितना चुनौती रहा? एक मंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे। मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए, हालांकि नहीं था चुनौतीपूर्ण, अगर मैं बहुत सही मायने बोलूँ तो, क्योंकि सही बात है कि मैं भी एक इंसान हूँ, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो थोड़ा सा माइंड मेकअप का समय लगता है, वही चुनौती भरा था 1-2 दिन का। जनता की भी एक कह लीजिए कि वो समझ नहीं पा रहे थे जनता की क्या होने वाला है, क्योंकि उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी दौरान यही 1-2 दिन में सुनील कुमार एंड गैंग और जो पूरा है वो भी बहुत खुश था। अच्छा। हाँ। वो भी बहुत खुश था कि अब वो क्योंकि एक पक्षी हो गई है। लेकिन फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जो भी सारी चीजें क्लियर होती है, नॉमिनेशन करता हूँ मैं, चुनाव कैंपेन में निकलता हूँ, फिर सब कुछ हमारे पक्ष में रहता है। जनता हमारे साथ खड़ी हो जाती है, हर चौराहे पर, हर चट्टी पर लोग साथ दे रहे होते हैं। और जो ओपोनेंट है, इस बार तो जीती है फिर से, लेकिन उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। आप तो वहाँ चुनाव लड़ के आ रहे हैं, आपको ग्राउंड पे सब पता होगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी है गोपालगंज का बॉर्डर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं रहा हूँ काफ़ी, और मैं एक चीज़ वहाँ पे नोटिस किया है कि वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए 5 से 6 साल लगते हैं, और वो भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। और वहीं के भोरे विधानसभा सीट से जो जीते हुए हैं वो बिहार स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर। क्या आपने इस मुद्दे को घर घर तक पहुँचाया? बिल्कुल बिल्कुल। आप जानिए कि गोपालगंज एक बॉर्डर इलाका है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भोरे, वहाँ पे एक तरफ देवरिया है, कुशीनगर भी आता है। अब होता क्या है कि 2021-22 से पहले, हालांकि अब एक कॉलेज है, उससे पहले कोई कॉलेज भी नहीं था। एजुकेशन मिनिस्टर भाई सुनील जी हैं, सुनील कुमार। अब उसके पहले कोई कॉलेज नहीं था, तो भोरे से गोपालगंज भी और या फिर पटना भी बहुत दूर है बनिस्पत देवरिया। देवरिया में तो है कॉलेज अभी, देवरिया नजदीक है, बेहतर पढ़ाई के लिए हम कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। देवरिया नजदीक है, गोरखपुर लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ से वो चल के गोरखपुर में पढ़ाई की है, देवरिया में पढ़ाई की है। मैं इस सवाल पे आऊंगा। अब वो जब वापस अब आए हैं, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार लाती है डोमिसाइल नीति। सब खुश होते हैं हम लोग कि चलो भाई, जो जहाँ का रहने वाला है उसको कम से कम माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार ये कहती है कि नहीं, हम उसको नहीं देंगे कि जो जिसकी पैदाइश है, हम उसको देंगे कि जिसने यहाँ से पढ़ाई किया है। अच्छा। जिसकी यहाँ पे डिग्री है यहाँ से। और हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो तो बेचारे चले गए पढ़ने वहाँ पे, इसलिए क्या, क्योंकि आपने अच्छा कॉलेज नहीं दिया। मैं जेएनयू में क्यों हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ बेहतर यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है, और इसी कारण से लोग इधर उधर गए पढ़ने के लिए। और जब वो वापस आ रहे तो आप उसको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। और शिक्षा मंत्री कौन है वहाँ के? वही भोरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के सुनील कुमार, हाँ, विधायक। तो जानिए कि इतना बड़ा फ्रॉड छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ किया जा रहा है वहाँ पे, और जो कि हर घर तक। और सही बात है कि 5-6 साल लग जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गए तो फिर उसका सेकेंड ईयर का एग्जाम तीसरे साल में हो रहा है।
फिर पता नहीं उसका कब होगा। कोई टाइम टेबल, कोई रूटीन उस तरह का नहीं है बना हुआ, और छात्र इसलिए मजबूर है जेएनयू आने के लिए और दिल्ली में अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए और अलग अलग। लेकिन जो और गरीब छात्र हैं, जो और मार्जिनलाइज है, वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं इसकी वजह से। गर्ल्स को तो ज्यादा इफेक्ट, बिल्कुल 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 गर्ल्स सबसे ज्यादा, क्योंकि जो बॉर्डर के हैं वो लोग हमारे तमकुही रह जाते हैं, जैसे तमकुही राज में 2-3 कॉलेज हैं, तो वहां पे आ रहे हैं वो लोग। हाँ, गर्ल्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। और सिर्फ गोपालगंज की बात, मैं गया की बात बता रहा हूँ, गया में भी 3-3 बड़े बड़े ब्लॉक हैं, लेकिन एक भी कॉलेज नहीं है वहाँ पे। वहाँ से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऑटो पकड़ के, बस पकड़ के जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी कॉलेज। कुछ छात्र, कुछ लड़के तो चले भी जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो नहीं जा पाती। और उस तरह का सुरक्षित माहौल भी सरकार में नहीं है। आप जान ही रहे हैं कितना मर्डर, कितना रेप, कितनी सारी चीजें हो रही है लगातार। तो ये सारी चीजों में छात्रों की जो शिक्षा के साथ सरकार ने मतलब बेहतर ढंग से खिलवाड़ किया है, बिल्कुल, और जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग खड़े हैं। मेरा बुआ का लड़का वहाँ एडमिशन कराया था, ये कुचायकोट में एक कॉलेज है कोई, अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, स्टेशन से थोड़ा सा दूर पे है। कोविड के काफी पहले का एडमिशन, बीएससी में। अच्छा। और आज तक ना एग्जाम हुआ फर्स्ट ईयर का, ना एग्जाम हुआ, ना पैसा वापस हुआ। यही स्थिति है, यही स्थिति बिहार के हर एक कॉलेज की। अच्छा, आपने जेएनयू में जो चुनाव लड़ा है, अब तो ग्राउंड पे भी लड़ लिए, कितना डिफरेंस है, जरा उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? अब सवाल है कि जेएनयू एक दिल्ली के, साउथ दिल्ली के बेहतर इलाके में है, चौहद्दी है, इसकी बाउंड्री है, अंदर हॉस्टल्स हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, पढ़ाई होती है। तो बहुत सारी मुश्किल जिस तरह से सत्ता का दमन है, बिल्कुल मुश्किल है। और आप जानिए कि अगर हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो बहुत डायरेक्ट 2 रोटी का सवाल है वहाँ पे, खाने को मिलेगा कि नहीं आज मिलेगा, घर में छप्पर रहेगा कि नहीं रहेगा, खेत में पानी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, घर तक एम्बुलेंस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, जमीन कब छीन ली जाएगी कुछ पता नहीं है, जो सालों से रह रहे लेकिन पर्चा नहीं मिला। तो डायरेक्ट हमले वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि हाँ रोटी का सवाल, सड़क का सवाल, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ों को महसूस लोग कर रहे होते हैं, उस चीज़ के साथ झेल रहे होते हैं उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि एक वहाँ पे बिल्कुल जटिल है, क्योंकि वहाँ पे जनता आपसे मतलब बहुत उम्मीद करती है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उनका जीने मरने का सवाल है। जैसे जेएनयू आप बात करते हैं किसी भी स्टूडेंट से, तो आप बात करते हैं तो किसी बुक का रेफरेंस देते हैं, हिस्ट्री का रेफरेंस देते हैं, या आप गांधी पे बात करें, गांधी जी पे बात करें, नेहरू जी पे बात करें, अम्बेडकर जी पे बात करें, या मोदी पे बात करें, लेकिन वहाँ आप जब जैसे जाते हैं तो वहाँ घर घर के हर घर में लोग सब चीज़ नहीं जानते हैं, जैसे हिस्ट्री, तो आप उस अपनी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो आप कह लीजिए कि क्रांतिकारी लोग जानते ही हैं। नहीं, वो तो जैसे घर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो बिल्कुल वहाँ पे रेफरेंस और भी नज़दीकी रेफरेंस हो जाते हैं, आसपास मोहल्ले, जमीनी जो वहीं के जो रेफरेंस हैं, जो बातें हैं वहाँ से ले लेते हैं हम लोग। तो ये तो है। और यहाँ पे कम से कम है कि चलिए एक क्योंकि 12th के बाद यहाँ पे लोग आते हैं, 12वीं करने के बाद, तो एक पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग और कह लीजिए कि किताबी भी नहीं, लेकिन हाँ जो रेफरेंस के तौर पे हम लोग अलग अलग चीजें लेते हैं, और वहाँ पे जनता के सवालों को ही रेफरेंस बनाया जाता है। आपके चुनाव में स्टार प्रचारक कौन कौन लोग आए थे, कुछ बताएंगे? स्टार प्रचारक में तो हमारे यहाँ कॉमरेड दीपांकर जी, वो आए थे, योगेंद्र यादव थे, हालांकि हमारी जनता, लक्ष्मण यादव जी भी रहते हैं। लक्ष्मण यादव, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जनता ही स्टार थी वहाँ पे, वहाँ की जो जनता है वही स्टार है। सुचिता डे हो गई थी, और ऐसे कई नाम, मैं शायद कुछ मुझे नहीं, और बाकी पार्टी से जैसे कि आरजेडी से कोई आपके लिए? तेजस्वी यादव जो आरजेडी के हैं, वो आने का था उनका, लेकिन वही बारिश की वजह से नहीं आता है। कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, वो जब चुनाव लड़े 2019 में सीपीआई से, बेगूसराय से, तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े लोग गए थे, बड़े बड़े नाम, जैसे बॉलीवुड से लेके काफी लोग गए थे, बड़े बड़े लीडर भी गए थे। आपके लिए उस तरीके का क्यों नहीं, मतलब आप भी यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं? नहीं, हो सकता है सिचुएशन की बात हो। कन्हैया के लिए, कन्हैया पे दमन आप कह लीजिए कि ज़्यादा था। जब जिस समय 2014-15 में चीज़ें हो रही थी जेएनयू में, जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश, जेएनयू पे हमला, जेएनयू के छात्रों को जेल में डालना, तो एक भारी दमन उन छात्रों ने झेला है। हाँ,
मुझे लगता है कि इसलिए एक सॉलिडेरिटी, एक लार्जर सॉलिडेरिटी कन्हैया के साथ है। मेरी भी सॉलिडेरिटी कन्हैया के साथ थी उस चुनाव में, हम लोग थे सब। हाँ। और मुझे लगता है कि एट द एंड आपको वोट जनता से लेना होता है, और जनता चीज़ों को समझती है कि उनका नेता कौन है। नहीं, तो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड उनके लिए काफी लोग गए थे, कुणाल कामरा हो गए, सौरभ भास्कर, और भी बहुत नाम है। हाँ हाँ, तो लोग मैं गए वही कह रहा हूँ कि एक सॉलिडेरिटी होती है, और उस दौरान जिस तरह का दमन था, वो सॉलिडेरिटी होनी चाहिए थी। मैं उसका पक्षधर हूँ सॉलिडेरिटी का। और मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, अब एक और लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि भविष्य में और भी चीज़ें बेहतर हों, और भी लोग इस लड़ाई में जुड़े, शामिल हों, और सभी के लिए लोग पहुँचे, सभी के लिए जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं वो जाए, ये भी एक उम्मीद रखते हैं। एक जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार जी, हाँ। ठीक है, उनको हम भी जब से फ़ोन चला रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से उनको देखते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने ये देखा कि कन्हैया कुमार को उन्होंने डे 1 से कवर किया, प्राइम टाइम किया। इवन कन्हैया जब चुनाव लड़े, कन्हैया कुमार तो बेगूसराय जाके उनके घर तक गए, उनका घर दिखाए, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए था। आपने जैसा बोला कि दमन था उन पर ज़्यादा। आपके लिए एक भी ना प्राइम टाइम, ना एक रिपोर्टिंग, कुछ नहीं। आप भी यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रहे। बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष रहा हूँ मैं इसका मतलब मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट की भी अपनी एक फ्रीडम होती है, और मैं कोई तुलनात्मक इसमें चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आप कन्हैया के लिए किए, इसके लिए नहीं किए, उसके लिए किए, उसके लिए नहीं किए। नहीं, बहुत बातें हो रही थी। हाँ 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 हाँ, हो गई है मतलब। पर मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट की स्वतंत्रता है उसके पास, और मुझे लगता है रवीश कुमार और बेहतर काम कर रहे हैं कि देश भर के सवालों को उठाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे कई पत्रकार हैं जो देश भर के सवालों को उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकार को इन्फ्लुएंस ना करे चुनाव को, मैं भी चाहता हूँ। मैं बहुत पक्ष में भी नहीं हूँ कि पत्रकार इन्फ्लुएंस करने लगे चुनाव को। आज कह लीजिए कि लेकिन जो कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में इतने सारे पत्रकार हैं कि दिन रात उन्हीं के गुण गाते रहते हैं। तो मैं बहुत पक्ष में नहीं हूँ कि बहुत पक्षधर होके लोग काम करें। मुझे लगता है कि ठीक है, मैं उनकी स्वतंत्रता को मैं वो करता हूँ। उन पे ये भी एक आरोप लग रहा था, यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही थी कि कन्हैया इज अ प्रकाश स्वर्ण एंड यू आर अ दलित पर्सन। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आपको क्या लगता है? मैं इसमें बहुत इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ अब, और मैं कोई बैठ के एनालाइज इस पे नहीं किया हूँ इस तरीके से, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं कि जो मेरे साथ भी आए हैं, हमारी पार्टी के साथ पार्टी को कवर करने के लिए आए हैं। संगठन कई सारे सोशल मीडिया के चैनल्स थे, वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं ये भी मानता हूँ इस कारण से कोई ना आए, इस प्रोग्रेसिव सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि एट द एंड है कि जाति है कि जाति है। बिल्कुल। आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन, कन्हैया कुमार लेफ्ट सीपीआई एंड जॉइंड द कांग्रेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड कांग्रेस? आर रियली? नहीं, मैं एक मजबूत पार्टी में हूँ जी, गरीबों के हक की आवाज़ वाली पार्टी में हूँ, और लोग हमारे यहाँ से शहीद हुए हैं, भाकपा माले के लोग शहीद हुए हैं, हमारी लड़ाई लड़ते हुए लोग शहीद हुए हैं। तो मुझे यही लगता है कि मेरे लिए CPI-ML एक मजबूत पार्टी है भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए। और एक कह लीजिए कि हम भाकपा माले की जो स्ट्रेटजी भी है वो एक बेहतर स्ट्रेटजी है, और बहुत मुखरता के साथ वो लड़ाई लड़ रही है जिसका मैं कार्य करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं तो इसी पार्टी में आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो मतलब मेरे लिए सवाल ही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं छोड़ने वाले हैं CPI-ML? हाँ के साथ ही रहेंगे हमेशा? हाँ, ठीक है। मतलब छोड़ने का ऐसा कोई मेरे लिए कौन हीरो है? मेरे लिए चंद्रशेखर हीरो, जो यहाँ से निकले, भाकपा माले का झंडा पकड़ के सिवान में भाषण दे रहे हैं। मेरे लिए यहाँ के ऐसे कई नेता हैं, सुचेता हैं, कि जो आज भी ग्राउंड पे संघर्ष कर रही हैं। और संदीप सौरभ है कि जो यहाँ से निकल कर चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में गरज रहे हैं, अपनी बात जनता की बात रख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं पार्टी को समझने के लिए। बिल्कुल। पिछली बार 2020 में जो इलेक्शन हुआ था बिहार असेंबली का, उसमें आपके 12 सीट आए थे, और इस बार 2 सीट पे रह गए। क्या नहीं, तो हम तो बताएं कि इसमें ये बिल्कुल अननेचुरल, अप्राकृतिक, हमारी पार्टी का भी कहना यही है कि ये रिजल्ट है।
दीपांकर जी ने तो ये भी बोला कि इस पे रिसर्च की बात है। रिसर्च बिल्कुल बिल्कुल, ये रिसर्च करने वाली बात है कि जिस तरह से जनता का विश्वास महागठबंधन के साथ था, बदलाव की मांग जनता के पक्ष में जनता चाह रही थी, जनता के पास था, उसी के साथ जनता के तमाम सवाल पे इस सरकार ने 20 साल से कोई ध्यान नहीं दिया। इसका पूरा था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जिस तरह से SIR लाकर डायरेक्ट ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर करके, जो भी सरकारी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके, और ऑफिशियल्स को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा करके, ये सारी कोशिश की गई और उसका ये परिणाम है। तो जनता के प्रति हम हारे हुए लोग नहीं है। तो 12 हमारे लिए 20 से हो गया है कि जनता ने सब पे भरोसा किया है। तो ये लड़ाई हमारी और मजबूत हो गई है। और सही बात है कि एक समय तो ऐसा भी था कि जब हम विधानसभा में चुनाव भी नहीं लड़ते थे, तो 89 के बाद चुनाव लड़ना शुरू किए हैं। तो हमारे लिए तो सड़क का आंदोलन पैरेलली चलता है, मतलब विधानसभा में जितना चल रहा है उससे ज्यादा हम सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं। तो सड़क कोई हमसे नहीं छीना है। इस पे भी हम बात करेंगे अभी आगे। आपको क्या लगता है, ईवीएम हैक होता है? ईवीएम हैक किया जाता है? ये जनता का प्रमुख सवाल है। जनता आप जानिए कि मैं चुनाव के बाद जनसंवाद में गया और जनता के बीच से एक आवाज आई कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया में अगर जनता का ये सवाल है ईवीएम को लेकर, तो उस पर विचार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईवीएम को हटाना चाहिए। मैं ईवीएम हटाने के पक्ष में खड़ा हूँ कि ईवीएम पे लोगों का भरोसा नहीं। ठीक है। SIR पे काफी चर्चाएं हो रही हैं कि SIR पे मेरा एक सवाल है आपका। मैं CPI ML भाकपा माले का पत्रिका पढ़ रहा था दिसंबर 2025 का। उसमें पेज नंबर 5 पे इंडियन वर्जन ऑफ नाजी सिटीजनशिप एक्ट्स बाय अरिंदम सेन के द्वारा लिखा गया है। वो चीज़ आप थोड़ा समझाइए कि न्यूरमबर्ग लॉज जो था 1935 का, वो SIR से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, जहाँ तक सवाल है SIR का, तो SIR सीधे सीधे एक NRC जो लाने की प्रक्रिया थी, जो यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूरमबर्ग में कि ज्यूज और कह लीजिए कि जो आर्यंस हैं उनके बीच में किस तरह से डिवाइड किया जाए उनके सिटीजनशिप के सवाल पर। तो अब यहाँ भी यही हुआ कि इसको लाया गया कि सिटीजनशिप जांच के लिए NRC लाया गया था। उस समय भारी आंदोलन देश में हुआ। SIR में कहा गया कि वोटर लिस्ट हम बना रहे हैं। तो अब क्यों बना रहे हैं? वोटर लिस्ट तो है नहीं, एक फ्रेश वोटर लिस्ट हम बना रहे हैं। 2003 में एक हुआ, लेकिन SIR नहीं, वो इंटेंसिव रिवीजन था। उसमें भी ऐसा था कि आपका नाम रहता है ऊपर और नीचे आपको उसको देख के कि हाँ भाई नाम सही है, आपको अपना नाम लिखना होता है। मतलब फ्रेश नहीं बन रहा होता है। इन्होंने क्या किया कि नहीं, अब हम जीरो से खाली पन्ने पर वोटर रजिस्टर मतलब एनरोल करेंगे। ठीक है। अब इसमें कहा गया कि 11 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। होता क्या है कि इस देश में सिटीजनशिप का जो लॉ है उसमें कह लीजिए कि जनता से कुछ मांगा नहीं जाता है। पैदाइशी स्तर पे क्या पैदा हुए हैं तो आप एक लिख के दे देते हैं, तो सिटीजनशिप का कोई यहाँ पे मायने नहीं है। वोटर भी लिस्ट जो बनती है उसमें भी क्या होता है कि बेलोज आता है कि हाँ भाई आपके यहाँ से हर साल वो बनाता है वोटर लिस्ट, उसमें लोग जुड़ते जाते हैं। लेकिन इस बार एक आया कि नहीं आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। 11 डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें पासपोर्ट था, जिसमें जमीन के कागज थे, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट थे, कि ऐसे सर्टिफिकेट जो कह लीजिए जिसमें आधार उस समय नहीं था, कि जो सीधे सीधे कह रहा है कि आप नागरिक हैं कि नहीं। इस सवाल पर क्योंकि जो नागरिक होगा वही वोटर होगा, तो कहने का मतलब है कि ये पूछा जा रहा है कि आप नागरिक यहाँ के हैं नहीं, इसका हमें प्रूफ दीजिए। तो एक एंट्री हो जाती है यहाँ पे NRC की। हाँ, और इसी से रिलेटेड है कि आप उसमें किसको छांट रहे हैं, किसके कागज मांग रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि आसाम में NRC हुआ, 19 लाख नाम आए कि जिनको काटा गया NRC में। अब इसमें कहा गया कि उसमें 11 लाख नाम हिंदू थे, ठीक है, और 8 या 7 लाख जो भी है मुसलमान हुए। तो तो अब बीजेपी को बड़ी चिंता हो गई इसमें कि भाई जिसके खिलाफ किए थे वो गड़बड़ हो गया ये तो, क्योंकि बीजेपी तो हिंदू वोटर को अपना मानती है, मुसलमानों को नहीं मानती है अपना, और उल्टा हो गया है कि ज्यादा हिंदू नाम आ गए। तो वहां पर उन्होंने रोक दिया फिर
और फिर सीए के थ्रू तो उनको तो ले रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, सीए के थ्रू ले रहे हैं। दूसरी बात ये है, आप जानिए कि तो वही है ना कि मुसलमानों को छाटो। हाँ, मुसलमानों को छाटने का जो प्लान हुआ, और भी अदर जो हाँ, माइनॉरिटीज हैं उनको, सीमांचल के हाँ, एरिया में मुसलमानों को छाटा गया है। दूसरी चीज़ है कि दूसरी की चीज़ है कि आसाम में आप देखिए कि कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है ये इसमें एसआईआर में। तो ये कहने का है सीधा मतलब कि आपके जो वोटर हैं, आपके जो कह लीजिए कि आपके जो प्रो हैं, आप उनका नाम रखेंगे, और जिसको आप दुश्मन बनाना चाहते हैं, जो आपके लिए दुश्मन है, उसका नाम आप हटाएंगे। और ये लॉ भी है, ह्यूमनबर्ग ये भी यही कह रहा है। देश में जो एनआरसी, सीए और एसआईआर ये तीनों भी यही है। तो इसीलिए अरिंदम सिंह ने इस पे लिखा है। नहीं, अच्छा लेख है, मैं पढ़ रहा था इसको, अच्छा लेख है। मैं आपको एक बात बता रहा कि जैसे कि अभी एक लड़का दोस्त है, वो बिहार में काम करके ग्राउंड पे आ रहा है, एसआईआर जब हो रहा था तो वो बता रहा था कि कैसे नाम काटा जा रहा है किसका, कि ये नहीं कि आप वोट देने वाले नहीं हैं एक स्पेसिफिक पार्टी को, तो ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट वोट कर दिया। ये है कि अगर बोलने वाला इंसान है, ठीक है, लड़ने वाला है, तो उसका नाम नहीं काटा जाएगा, आप भले वोट नहीं दें, और जो नहीं बोलने वाला है उसका नाम काटा जा रहा है। सही बात है, सही बात है। हमारे यहाँ क्या वो हुआ, एक बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है। हमारे यहाँ भोरे की मैं बात बता रहा हूँ, 2,13,000 टोटल वोटर, नाम कटे 25,000 और नाम जुटे 58,000। और आप जानिए कि सबसे ज्यादा बॉर्डर का इलाका है वो, तो बॉर्डर के लोगों का नाम जुड़वाने में मतलब पूरी ताकत झोंकी गई कि वो अपना वोटर बनाकर वो, तो ये सारे काम भी हुए वहाँ पे। और इसी तरह से कि नाम काटने के दौरान हमने मुस्तैदी दिखाई, भाजपा वाले ने बूथ चलो अभियान चलाया, और ये मतलब सारी चीजें हैं, लेकिन नाम इन्होंने गलत तरीके से कई लोगों के कहीं कहीं से बुला के, इसीलिए देख रहे थे आप, कई जगह फोटो चल रहा था कि यहाँ का वोटर था, वो यहाँ का वोटर, नाम जोड़े गए इस तरीके से। ओवैसी जी का एंट्री हुआ था बिहार इलेक्शन में, हालांकि एंट्री नहीं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उनके 4 या 5 विधायक बने थे, 5 बनने थे। इस बार भी उनका एंट्री हुआ था। उनको काफ़ी जैसे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप उनको एक्सट्रीमिस्ट के जैसा देखता है, कोई ठीक है सबका राइट्स है डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ने का। तो आपको क्या लगता है कि एएमआईएम को अगर शामिल कर लिया जाता गठबंधन में, महागठबंधन में, तो बेहतर चुनाव परिणाम आ सकते थे? नहीं, अब ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, ठीक है, एक एनालाइज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ठीक है, ओवैसी जी की अपनी एक पार्टी है, और लोकतंत्र में एक अच्छी खूबसूरती है कि सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके हिसाब से, और उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने 5 सीट पर जीत हुई है। और बिल्कुल हम लोग अभी क्या है, हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि एक व्यापक लामबंदी संविधान परस्त लोगों का, न्याय पसंद लोगों का एक तैयार हो, कि जो इस देश में लोकतंत्र संविधान को बचाने वाली ताकत है। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए कि जो ये जो कह लीजिए प्रगतिशील कह लीजिए, उसके साथ साथ जो संविधान बचाने के पक्षधर लोग हैं वैसे लोग शामिल हो, और बीजेपी का जो सांप्रदायिकरण करने की कोशिश है उसके खिलाफ मजबूती से खड़े रहें ऐसे लोगों। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एक बड़ा ब्लॉक बने, बड़ा महागठबंधन बने, और जिसके तहत बना भी। लेकिन हाँ, हो सकता था कि कुछ और पार्टियां जुड़ भी सकती थी। नहीं, उनका परसेंटेज अच्छा रहा है ना, कि 28 सीटों पे लड़के 5 सीट जीते, और कांग्रेस 61 सीटों पे लड़के भी मात्र 6 सीट जीती। ठीक है, एकदम आ सकता है। भाकपा माले भी ऑलमोस्ट 20 सीटों पे लड़के मात्र 2 सीट जीती, तो शायद और बेहतर हो सकते। मैं एक पढ़ रहा था भास्कर न्यूज का, इसमें मैंने 6 सीट ऐसे देखे बिहार विधानसभा के जहां पे जो हार का अंतर था उससे कहीं बहुत ज्यादा एमआईएम का वोट था। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को कि इसमें एमआईएम को वोट मिले हैं, जनता ने वोट किए हैं, बिल्कुल उनके अपने पक्ष के वोट हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर साथ एक रहता सभी का तो कुछ सीटें बढ़ ही सकती है। एक जर्नो मिरर इंडिपेंडेंट मीडिया है, वहाँ पे पब्लिश हुआ था, कितना सही है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ पे 18 नवंबर को कि दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहीं बोला था, दीपांकर जी ने भी यही बात बोली है कि एकदम हो सकता था। हाँ, वही कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी बहुत उसमें है नहीं। लेकिन हाँ, एक महागठबंधन है, उसकी अपनी एक निर्णय है, सबने मिलकर ही उसमें निर्णय लिया होगा इस चीज़ पे। मैं इस बात की वो करता हूँ, समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस दौरान में नहीं शायद बात बन पाई होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य ऐसा हो कि सब ज़्यादातर पार्टियों का एक गठबंधन बने। ठीक है, आते हैं मुकेश सहनी जी पे। वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं।
वो काफी चर्चा में थे पूरे इलेक्शन में, हम्म। और वो कई जगह पहले ही दावा कर रहे थे, अभी अनाउंस नहीं हुआ था कि वो डिप्यूटी सीएम के उम्मीदवार हैं। फिर भी उनको डिप्यूटी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया। बिहार में उनकी जो वोटर शेयर है, जिस समाज से आते हैं, वोट शेयर 2.61% है। और काफी चला ये नैरेटिव कि मुस्लिम्स को जैसे कि ऑलमोस्ट 18% की उनको नजरअंदाज किया जा रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है महागठबंधन के इतनी बड़ी हार का? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का किसी जाति पर एक छत्रराज तो नहीं है। बिल्कुल। किसी को भी मैं कह रहा हूँ, चाहे महागठबंधन के हो चाहे दूसरी तरफ हो, मैं नहीं मानता हूँ कि जनता पूरी तरह से किसी भी अपनी जात को ही पे वो करती है। तो एक फैक्टर, हाँ, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि ऐसी पार्टियां जो है कि सैनिक खुद एक ईबीसी समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है कि एक व्यापक कह लीजिए कि एक लामबंदी हो, उसी के तहत वीआईपी को भी शामिल किया गया। और जहाँ तक बात है कि ओवैसी और मुस्लिम्स का, तो आप जानिए कि बलरामपुर एक ऐसी नहीं, सीट है। ओवैसी का नहीं, मुस्लिम्स का, कि एक मुस्लिम चेहरा को डिप्यूटी सीएम के रूप में नहीं दिया। हाँ, नहीं, डिप्टी सीएम महागठबंधन एकदम की दिया तरफ जा सकता है, सरकार बने तो डिप्टी सीएम दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ इनकी थी कि हमें काफी ट्रेंड कर रहा था, हाँ, काफी ट्रेंड कर रहे थे। सही बात है कि इनको डिप्टी सीएम का वो बनाया गया, लेकिन इसके साथ ये हुआ कि इनका खाता भी नहीं खुला। वो तो चुनाव के रिजल्ट सभी को मालूम है कि क्या हुआ है। तो अब जहाँ तक बात है कि मुस्लिम चेहरा का, तो मुझे लगता है कि भाकपा माले से महबूब आलम जी, आप जानिए कि तीसरे नंबर पर है इस चुनाव में, 1300 वोट वो 4 बार से कितनी बार से विधायक रह रहे थे? 5 बार से 5 बार से विधायक रहे। वो कह लीजिए कि एक सबसे मजबूत, कह लीजिए अगर मुस्लिम एंगल से आप नज़र से देखना चाहते हैं, तो भी इतना तो मुसलमान है कि बीजेपी के लोग खटकते होंगे। हाँ, सही बात है ना, भले नाम मुसलमान है, उतना काफी है। तो आप जानिए कि और वो हर समय जनता के हक के लिए मैदान में रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी नाम, ऐसी आवाज़ों के लिए आप मतलब जगह तो इनको मिलनी चाहिए, ऐसी आवाज़ों को। हाँ, मतलब उनको भी हम बतौर मतलब कह लीजिए अगर मुसलमान आप बोल रहे हैं कि इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव देखता है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेटिव वो है। और जहाँ तक डिप्टी सीएम ये सारे हैं, मंत्री, ये तो चुनाव के बाद का मुझे लगता है। पार्टी भी हमारी यही कहती है कि चुनाव के बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है। डू यू बिलीव इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सड़क से क्रांति आएगी या संसद से? दोनों। हाँ। आप जानिए ना कि हम सड़क पे लड़ रहे थे, उस समय भी सत्ता की नज़र में छुपते थे। हम संसद में गए, विधानसभा में गए, तो आप जानिए कि हमें ही गोली मार दिया गया, महेंद्र सिंह को गोली मार दिया गया झारखंड में, कोडरमा से विधायक बने तो आप जानिए कि हम लोग दोनों जगह संघर्ष कर रहे हैं पूरी ताकत से। हमारे विधायक को भी मारा जा रहा है, हमारे सड़क के क्रांतिकारियों को भी ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, उनके खिलाफ कह लीजिए क्योंकि वो जनता के हक में सबसे मजबूत आवाज़ हैं। चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, हर जगह भाकपा माले का परचम है, उनकी आवाज़ का परचम है कि अपनी बात कह पा रहे हैं, कहते हैं और पूरी ताकत के साथ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों लड़ाई। बट आपके धड़े के कुछ लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बोलते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मतलब उनका बिलीव नहीं है, वो मानते हैं कि सड़क से क्रांति आएगी। वो आपकी पार्टी को इवन क्रिटिसाइज भी करते हैं। नहीं, तो उनका तो वो जो भी बोलते हो, लेकिन आप जानिए ना कि मैं तो बता रहा हूँ ना कि हम तो सड़क पे क्रांति करते हुए सड़क पे क्रांति कर रहे हैं। मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा मजबूत आवाज़ हम अपने आप को मानते हैं, भाकपा वाले को मानते हैं सड़क के आवाज़ के साथ। लेकिन हम विधानसभा में जा रहे हैं, तब भी तो हमें मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि हम सबसे मुखर आवाज़ वहाँ भी तो हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें जो प्लेटफॉर्म जनता के हक के लिए मिलेगा, जनता के हक के लिए लड़ने के लिए मिलेगा, और जनता का कह लीजिए कि समाज के सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का आप कह लीजिए कि उसमें हिस्सा और हक छिपा होगा, निहित होगा, उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे, उसमें हम करेंगे। आज जानिए ना कि आज ऐसा दौर है कि हम रील्स भी बना रहे हैं, आज हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। आज तो हमारी कोशिश है कि भाई जनता के सवाल उस जगह से, उस प्लेटफॉर्म से भी सुना जाए, जनता से कनेक्ट किया जाए, नहीं सुना, उनके लिए लड़ा जाए, संघर्ष किया जाए। अभी जेएनयू का ही हाल फिलहाल में जेएनयू का जेएनयू इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसी समय बिहार में भी इलेक्शन था। थोड़ा ही आसपास न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान ममदानी। आप कैसे देखते हैं उनकी पॉलिटिक्स को?
क्योंकि काफी ये उनको जोड़ा जा रहा था जेएनयू के पॉलिटिक्स से, तो इसलिए मैं पूछ रहा हाँ, मुझे लगता है कि अब इस तरह के सांप्रदायिकरण के दौर में जहाँ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं फिर से प्रेसिडेंट, उस दौर में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पे हम्म, ममदानी एक मैसेज है बिल्कुल। पूरे, कह लीजिए कि पूरे ग्लोब के लिए। हम्म, और जेएनयू तो लड़ ही रहा है, अपना संघर्ष कर ही रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हर जगह संघर्ष करने वाले लोग मौजूद हैं हम्म, और एक सॉलिडेरिटी मिलती है, हम जाने या ना जाने, वो हमें जाने या ना जाने, लेकिन दिखता है कि कोई बहुत दूर हमारे लिए खड़ा है या जनता के सवालों के लिए भी खड़ा है, तो अपना सा लगता है। तो यही लगता है कि ममदानी बहुत दूर भी है हिंदुस्तान से, लेकिन सवाल यही है कि नहीं, यही वो सब तो किसके उठ लिए रहा लड़ रहा था, है। यही सब और भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर जेएनयू के लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ममदानी को, वो तो न्यूयॉर्क अमेरिका के हैं, आप लोग हिंदुस्तान में हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अगर किसी मुसलमान बच्चे पे बम मार दिया जा रहा है, पूरे घरों को उड़ा दिया जा रहा है और नक्शा बदल दिया जा रहा है किसी मुल्क का, सिर्फ इसलिए कि वो फिलिस्तीन अपना हक मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि वो दर्द मेरा भी दर्द है, वो हिंदुस्तान के हर एक लोगों का दर्द होना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी बात हम ही बोलेंगे और हम ही इसको नहीं मानेंगे, तो फिर तो ये दिक्कत की बात है। मुझे लगता है कि अगर हम दर्द भी साझा करें, खुशी भी साझा करें, तो ये हमारे लिए जरूरी है। उनके पिताजी का एक बुक है, उनके पिताजी प्रोफेसर हैं महमूद ममदानी, उनकी एक बुक है गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम अमेरिका द कोल्ड वॉर एंड द रूट्स ऑफ टेरर, 2004 में आई थी। ये आपने बुक पढ़ी है? नहीं पढ़ी। मैं पढ़ रहा था, देखा कि उसमें वही बस बता रहे थे कि कैसे गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम ये सरकार स्टेट डिसाइड करती है कि अगर आप उसके पॉलिसीज को आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर आप उसका अपोज करते हैं तो आपको बैड मुस्लिम का वो लेवल चिपका दिया जाएगा। आजकल देखता जैसे हूँ कि इंडिया में मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि कई ऐसे सांप्रदायिक दोस्त हैं, दोस्त क्या कहिए, मेरे दोस्त मानता नहीं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत जहर उगलते हैं, लेकिन डिबेट में जब जाते हैं तो कहते हैं मेरा भी एक दोस्त मुसलमान है। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं कि मेरा भी एक दोस्त मुसलमान है। अरे उससे तुम साबित क्या करना चाहते हैं? तुम्हारा एक दोस्त मुसलमान है, तुम तो पिछले 15 घंटे से उसको मुसलमानों को गरिया रहे हो। तो यही चीजें हैं मौजूद कि दिखाने के लिए, शो करने के लिए सत्ता के पास भी वही पुराना मतलब चीजें इसी तरह से इख्तियार करते हैं। आप एक बिहार में 200 सीट में सिर्फ एक मुसलमान जीता है उधर से जदयू से, भाजपा ने एक भी मुसलमान भाजपा का नहीं जीता है या खड़ा ही नहीं हुआ है, तो देश में भी उस वही स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक पार्टी है और इसी तरह के नैरेटिव चलते रहते हैं। बिहार की राजनीति हो और वहाँ पे सोहाबुद्दीन की बात ना हो, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश में दो धड़े हैं, एक धड़ा सोहाबुद्दीन को बाहुबली मानता है, एक धड़ा उनको मसीहा भी मानता है। आप कैसे देखते हैं सोहाबुद्दीन को बिहार पॉलिटिक्स में? मैं तो सही कहिए कि बिहार में सही बात है कि बाहुबली का भी दौर आया जहाँ पर ठीक ठाक बाहुबलियों का मतलब राजनीति में प्रवेश और राजनीति में एक हिस्सेदारी रही, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है कि हम तो जनता के नेता के तौर पे लोगों को देखना चाहते हैं, और हमारी पार्टी में भी सारे जनता के सवालों पर, दलितों के सवालों पर लड़ने वाले लोग रहे हैं। तो मैं उस इलाके से तो बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ जहाँ से शहाबुद्दीन है। मैं गोपालगंज तो गया है इस बार चुनाव में, उनके बेटे इस बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं महागठबंधन से, और उनके बेटे पे तो कोई आरोप नहीं है जहाँ तक मैंने देखा, लेकिन हाँ शहाबुद्दीन कह लीजिए कि जिस तरीके से हमारे नेता को की शहादत हुई, कॉमरेड चंदू की हत्या हुई है, और उसमें उनकी कह लीजिए कि वो शामिल थे, लेकिन उसमें बरी हो गए थे शायद, क्या था वो? मुझे नहीं लगता है कि इसमें बरी हुए थे, लेकिन आरोप उन पर, आरोप तो था, हाँ आरोप उन पे था। और मुझे लगता है कि मैं बतौर माले के मतलब कह लीजिए कि माले का कार्यकर्ता के तौर पे मैं उनकी राजनीति का या फिर राजनीति का नहीं लेकिन वो खास व्यक्तित्व का मैं बहुत समर्थक नहीं हो सकता हूँ, लेकिन हाँ हमारी लड़ाई आज एक व्यापक लड़ाई है जहाँ पे जिस तरह से मुसलमानों पे हिंसा और हमला हो रहा है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वहाँ पे हमने पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ लड़ना है। सत्ता से जो सांप्रदायिकता का एक ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिकता को जन्म दिए रखी है, और जिसमें मुसलमानों पे हमला तेज है, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई को भी हमें इस तरह से देखना होगा। बिल्कुल। ओसामा उनके बेटे जो अभी चुनाव जीते हैं, ठीक है, तो जैसे कि उनके खिलाफ बड़े बड़े बीजेपी के लीडर, चाहे वो होम मिनिस्टर हो अपने अमित शाह जी हो, और भी लोग थे, उनके अगेंस्ट में प्रचार किए, ठीक है, तो बहुत बहुत बातें हुई। क्या लगता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि बीजेपी ने मुसलमान नाम उनके सामने जहां आता है वो पूरी ताकत लगा देते हैं उनको हराने के लिए। बीजेपी का ये है, जदयू का भी यही है कि वो पूरी तरह से मुसलमान, एंटी मुस्लिम एक कह लीजिए विचार है उनके पास। और इसी कड़ी में ओसामा पर भी जितनी तरह की बातें कही गई, इसी कड़ी में कही गई। और कोई भी कह लीजिए कि बिहार में मुस्लिम जो लड़ रहे थे महागठबंधन से, उनके खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी हो रही थी। नहीं, बाहुबली तो और भी लड़ रहे थे ना, जैसे बिहार में अनंत सिंह हो गए, और उनको टिकट मिला हुआ था एनडीए से। तो एनडीए से मिला हुआ था, तो उनका तो सब, वो तो वॉशिंग मशीन है, उधर जो है वहाँ सब साफ है, इधर सब गंदे हैं। प्रशांत किशोर जी को जानते हैं आप? मिले हैं कभी? नहीं मिला तो नहीं। उनका एक भी कोई कैंडिडेट जो है कि नहीं जीता है, ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में। इवन उनके पास कोई एक भी विधायक नहीं था, लेकिन पूरा चुनाव से पहले से ही काफी पूरा नेशनल मीडिया में हाईलाइटेड थे एकदम। उनको जितना नेशनल मीडिया कवर कर रही थी या अभी भी कर रही है, उतना आप लोगों को क्यों नहीं कर? आपके पास तो उस समय 12 विधायक थे, अभी फिलहाल 2 हैं, लेकिन आप लोगों को मतलब लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह से नेशनल मीडिया क्यों नहीं कवर करती? या तो आप लोग जाते नहीं हैं, या फिर आपको इनवाइट नहीं किया जाता है? नहीं, जाने का सवाल तो है ही नहीं, क्यों हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? हमारा हम जनता की बात रखने के लिए हर प्लेटफॉर्म का जब हम बोल रहे हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, लेकिन अब आजकल का एक दौर चला है मीडिया मैनेजमेंट का। ये बड़ा खास चीज़ है। ये पहले मीडिया सबके पास सबकी राय जानने के लिए जाती थी, अब मीडिया के साथ ऐसा नहीं है। उसको जहाँ से व्यूज आ पाते हैं वहां तक पहुंच पाती है, वहीं तक उसके टीआरपी की रेस वहीं से शुरू होती है, वहीं तक जाती है। तो हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ग्राउंड पे पूरी तरह से, तो हम तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम मतलब ग्राउंड पे ही काम करते हैं, जनता के बीच से ही काम करते हैं। और कई सारी मीडिया इसको दिखाती भी है, लेकिन हाँ, जो शब्द है मीडिया मैनेजमेंट जी, वो उसके पक्षधर भी हम लोग नहीं। हम चाहते हैं कि मीडिया निष्पक्षता के साथ सभी को कवर करे। बिल्कुल। तो बीजेपी और जो प्रशांत किशोर है, तो मीडिया ज्यादा फोकस नहीं। बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास तो कोई ना उनका विधायक है, ना सांसद है, कुछ नहीं है, उनकी नई पार्टी है, फिर भी उनको इतना ज्यादा लाइमलाइट, इवन 0 सीट, ठीक है, तो उनको इतना नेशनल मीडिया मतलब इतना हाइप दिए हुए इनको कवर कर रही है। और बाकी जैसे कि वही मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास 12 विधायक थे, आप लोगों को उस तरह से कवर नहीं किया तो वही है कि मीडिया भी समझती है कि किसको दिखाएंगे तो किसको फायदा होगा। तो जो सारा व्यूज का खेल है। हाँ, किसको दिखाएंगे तो फायदा होगा, और वो भले ना जीते जिसको हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके दिखाने से किसी और कोई जीत सकता है और कोई हार सकता है। ये भी मीडिया समझती है, इसी को बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट। तो इसी तौर पे इसी तरीके से दिखाया गया है कि महागठबंधन को पूरा डाउन किया जाए, बीजेपी को ऊपर किया जाए। और बेसिकली इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ही वो प्लांटेड हैं प्रशांत जी? कह लीजिए कि बीजेपी के प्लांटेड, लेकिन आप जानिए ना कि बीजेपी हमला करते हैं, बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि हम लोग हल्की सी अपनी बात कुछ कह देते हैं, तुरंत हम लोग जेल में चले जाते हैं, है कि नहीं? और इस तरह के इतने सारे पैसे पूरे ग्राउंड में घूम रहे हैं, इतने सारे पैसे उनके, लेकिन कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। सवाल भी किया जाता है मीडिया से तो कुछ बोल देते हैं कि मैं इनको आइडिया दिया तो इतना करोड़ रुपया इन्होंने दिया, इतने उसको आइडिया दिया तो 1 करोड़ रुपया। क्या आइडिया दे रहे हैं? नया बिजनेस लाया। हाँ, कौन सी कंपनी है वो, क्या करती है वो? तो ये सारी चीजों की जांच, इतनी बड़ी सरकार है, छोटी छोटी सवाल पर आप ईडी भेज देते हैं विपक्ष के घरों में, तो आप नहीं भेज सकते हैं क्या? नहीं भेजिए, क्योंकि आपको आपकी एक साठगांठ, एक दोस्ती है। आरजेडी इस चुनाव में 25 सीट जीती है, ठीक है, और अपोजिशन के लिए मात्र 25 सीट ही चाहिए था। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ये सवाल से मैं कोई नहीं रखता हूँ कि सही बात है कि
सीटें बहुत कम हुई, उम्मीद से काफ़ी कम सीटें हैं। मतलब उम्मीद क्या है, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल अप्रत्यक्षित नंबर है ये इस पक्ष में। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सही बात है, 25 सीटें आई हैं, अपोजिशन में बैठ रहे हैं, तो उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। देखिए, एक भी सीट अगर कम हो जाता तो मुझे लगता है कि अपोजिशन भी नहीं रहता। हाँ, लेकिन एक जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, जब अपोजिशन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती बिल्कुल। है कि जनता के हर सवाल को रखना, हम्म। मुझे लगता है कि ज़रूरी है। हाल ही में एक माओवादी लीडर माडवी हिडमा का इनकाउंटर हुआ 18 नवंबर के। 18 नवंबर को उनको मारे जाने की खबर आई, तो पूरे देश में दो धड़ा बट गया। एक धड़ा जो है कि उनको शहीद के रूप में देख रहा है, एक धड़ा उनको एक जो है कि हिंसक आंदोलन के रूप में देख रहा है। उनके पक्ष में कहीं कहीं नारे भी लगे उनके सपोर्ट में, ठीक है। तो आप कैसे देखते हैं माडवी हिडमा को? देखिए, तो जहाँ तक आप बताएं कि माडवी हिडमा का सवाल है कि जहाँ पे सरकार और उनको एनकाउंटर किया गया, कह रही है सरकार ऐसा कि उनका एनकाउंटर किया गया, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से सत्ता जो भी जल जंगल जमीन के सवाल को उठा रहे हैं, जो खड़े लोग हैं और जो आदिवासी उस जमीन पे रह रहे हैं जंगलों में या फिर आदिवासी इलाकों में, उस इलाके को ख़त्म करके वहाँ की आबादी को हटाकर सरकार चाहती है कि उन इलाकों को अडानी और कॉरपोरेट के हाथ में देना। ये सरकार की मंशा है। सरकार इस पे ज़्यादा फोकस्ड है और यही वो चाहती है। और ये नक्सलवाद का नाम लेके, माओइस्ट कह के लोगों को मारना, लोगों की हत्या करना, ये है बिल्कुल दो धड़ा बटा हुआ है इस चीज़ में। और मुझे लगता है कि विचार हैं, दो विचार हैं, और मुझे लगता है कि एक सामंजस्य इस चीज़ में आना चाहिए। और इसकी पहल कोई भी सबसे पहले करेगा तो सत्ता को करना चाहिए सामंजस्य बैठाने के लिए। तो मैं इसी तरह से इसको देखता हूँ। बाकी यही है कि आज के वक्त में सत्ता पूरी तरह से जंगलों को ख़त्म करना चाहती है और उसको अडानी के हिस्से में देना चाहती है, आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है, उनको वहाँ से भगाना चाहती है। तो यही प्रमुखता के साथ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है मांग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जिस ज़मीन पे रह रही है, आज आप जानिए कि हर घरों को बुलडोज करने का एक कवायद चली है। चाहे वो यूपी में आप देखिए योगी सरकार, कि सालों से जो लोग गरीब लोग रह रहे हैं अपने घरों को, उसको बुलडोज कर देती है, उसके घरों को गिरा देती है। जिस जमीन पर कोई रह रहा है, जिस जमीन पे वो बैठकर खाना खाता है, जिस छप्पर के नीचे वो सोता है, उसको रातों रात उसको बुलडोज कर दिया जा रहा है। क्यों कर दिया जा रहा है? क्योंकि अपने हक की बात कहना कहते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। ये भी हो रहा है। आज जानिए कि बिहार में नई सरकार बनी, घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो सत्ता एक बुलडोजर राज चला लेकर आई है कि सबको, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसको बुलडोज करो, उसके घरों को तबाह करो, उसके जंगलों को तबाह करो, खत्म करो। और सवाल जरूरी क्या है कि वो तमाम आदिवासी जो अपनी जमीन पे रहते हैं, उनकी क्या मांग है? उनके उस जंगल, वो चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, प्रकृति, ये वनस्पति, ये सब कुछ सुरक्षित रहे, बेहतर रहे, ठीक है ना। इस पर इसका खनन ना हो, इसका हनन ना हो, ये सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल ज्यादा मायने है, कि सवाल को सरकार को सुनना चाहिए। जो कॉर्पोरेट गुलामी है जो सरकार कर रही है, कि सब कुछ कॉर्पोरेट को दे देना है, सब कुछ अडानी को बेच देना है। कोई भी जंगल, हसदेव से लेकर आप देख लीजिए कि मुंबई के जो, महाराष्ट्र के जो जंगल है, उस तक वो बेचने के लिए ये सरकार तैयार है अडानी को। तो आप तो, ये तो जनता विरोधी, आदिवासी विरोधी और कह लीजिए जंगल विरोधी, प्रकृति विरोधी ये सरकार है। तो मुझे लगता है कि सरकार, ये जो इनाम रखा जाता है किसी और पे मवाद के नाम पर, तो सरकार पे इनाम होना चाहिए कि भाई इस तरह की सरकार यहाँ से हटे। जिस तरह का हमला है सरकार के द्वारा, भारत की राष्ट्रपति महोदया जो है वो भी तो आदिवासी समाज से आती हैं, और वो एक शब्द नहीं बोलती हैं। बिल्कुल। तो यही तो बात है कि आपने, और भारत के सर्वोच्च पद पे हैं वो। आपने, वही है कि आपने एक दिखाने के लिए कि हम आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आदिवासियों का लगातार उनके जमीनों का हनन हो रहा है, लगातार उस जगह पे उनको हटाया जा रहा है, सब जेलों में बंद कर दिया जा रहा है, सालों साल जेल में। इसको उठाया था राष्ट्रपति महोदया ने, लेकिन इसको क्या कार्रवाई हुआ? एक बात उन्होंने कहा कि जेलों में सबसे ज्यादा SC/ST लोग बंद हैं, एक बार मैं सुना था, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई? आपने क्या ऐसा उस पे, सिर्फ कह देना ही इम्पोर्टेंट नहीं था। बिल्कुल। तो हमारा कहना है कि ये जो टोकनिज्म है बीजेपी का, एक टोकन दिखाकर जनता को बेवकूफ बनाना महत्वपूर्ण है, कि उस सवाल जो है जनता का, उसको टैकल किया जा रहा है कि नहीं, उसको रखा जा रहा है कि नहीं।
तो सवाल तो हालांकि नहीं ही रखा जा रहा है, सवाल का हल तो नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन जो है भी उसको भी खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये कर रही है सर। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉमरेड धनंजय, आपने इतना समय दिया हमारे लिए। बहुत बहुत धनंजय जी आपका शुक्रिया। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने आज की बातचीत से बहुत कुछ नया सीखा होगा। और आप देखते रहिए हमारा चैनल डेमो टॉक ऑफिशियल। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।